हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है वेल्दी बनने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे अरे ऐसे कैसे मुमकिन है, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हम वेल्दी बन पाएंगे ना। दोस्तों, सही इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने से ज्यादा गलत इन्वेस्टमेंट ना करना या गलत इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना ज्यादा जरूरी। इन्वेस्टर्स वेल्दी क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो गलत इन्वेस्टमेंट या गलत डिसीजंस लेते हैं सही डिसीजंस लेने की जगह। तो अगर आप गलत डिसीजंस को अवॉइड कर लेते हो, अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कर लेते हो, तो वेल्दी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट नॉट ऑल द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर गुड। तो आइए समझते हैं कौन सी कैटेगरीज को आपको अवॉइड करना चाहिए आज इस वीडियो से। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले तो समझते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में फर्क होता क्या है। सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पर कोई एजेंट होता है बीच में। जैसे अगर आपने अपने बैंकिंग के पोर्टल से ले लिया कोई म्यूचुअल फंड, तो बैंक उसमें एज ए एजेंट का रोल निभाता है और बैंक को कुछ कमीशन मिलता है आपके रिटर्न्स में से। सेम अगर आपका कोई दोस्त है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, अगर आपने उससे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो चांसेस है कि वो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे 1% जो है वो उन्हें मिलता है एज अ कमीशन। अब ये आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये आपके रिटर्न्स में से कम हो जाता है और ये उन्हें दिया जाता है। अगेन आप सोचोगे कि इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात ही है ना, क्योंकि हमारे वजह से किसी का घर चल रहा है, हम किसी को बिजनेस दे पा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन आइए समझते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। लेट अस लुक एट दिस स्मॉल कैलकुलेशन। मान लेते हैं मिस्टर ए ने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर उसे 30 इयर्स के इन्वेस्टमेंट पर जो है 12% का रिटर्न मिला। Which means कि at the end of the 30th year उसके पास इकट्ठा होंगे अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 29 लाख रुपीस। लेकिन यही मिस्टर बी ने अपने पैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, जहां पर उसे 1% का रिटर्न कम मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर 1% कमीशन दिया गया एजेंट को, तो यहां पर उसे 12% नहीं लेकिन 11% का रिटर्न मिला। अब यही 15,000 रुपीज की SIP का जो अमाउंट जो उसे 30 इयर्स बाद मिलेगा एट 11% रिटर्न, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 24 लाख रुपीस। यानी इस 1% के डिफरेंस की वजह से मिस्टर ए को मिला अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 29 लाख और वही मिस्टर बी को मिला 4 करोड़ 24 लाख। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़ 4 लाख रुपीस ओवर 30 इयर्स। तो हमें लगता है कि 1% से क्या हो जाएगा, लेकिन 1% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को नहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो। यही एक चीज करने से आपके रिटर्न्स खुद ही बढ़ जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इनमें सबसे पहली कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स। अब ये क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स एक टाइप का डेट फंड होते हैं जो कि लो क्वालिटी के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। याद है आपको फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के AMC के कुछ फंड्स जो है सडनली शट डाउन कर दिए गए थे, उनमें से एक फंड था क्रेडिट रिस्क फंड। तो दोस्तों, क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड के जो पैसे होते हैं उनमें 65% ऑफ द मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द पेपर्स दैट आर रेटेड बिलो AA+। अब होता यह है कि ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो ज्यादा करके डिफॉल्ट कर सकती है, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करके अगर ये कंपनी रिवाइव होती है तो हम ज्यादा का यील्ड जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ज्यादातर केसेस में इनमें लिक्विडिटी इशू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब खराब समय आता है तब ऑलरेडी ये लो क्वालिटी की कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड इजीली नहीं होते हैं, और जब इन्वेस्टर्स को अपने पैसे विड्रॉ करने होते हैं तब उन्हें समय से पैसे नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या आप ये कह सकते हो कि ऐसे फंड्स में डिफॉल्ट होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों, दूसरी कैटेगरी की बात करें उससे पहले, अगर आप ये समझना चाहते हो कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस पर जाना, आपको एक प्लान चाहिए होगा ये समझने के लिए कि आपके पैसे आपको कहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या आप EPF की मदद से अपना रिटायरमेंट अचीव कर सकते हो, PPF की मदद से, NPS की मदद से, गोल्ड की मदद से, ETFs, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स,
स्टॉक्स, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में से आपका पैसा कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो आइए समझते हैं सेकंड कैटेगरी विच इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। अब ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एग्जैक्टली होते क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, कई बार ऐसा होता है किसी एएमसी के फंड का नाम होता है चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड या रिटायरमेंट फंड। अब दोस्तों ये जो नाम दिया गया होता है ना, हमारे इमोशंस के साथ खेलने के लिए ये नाम दिया गया होता है। क्यों? हमें लगता है कि अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और अगर इस फंड का नाम है चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, तो ये फंड मेरे बेटे या मेरी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए सूटेबल है, या ये फंड मेरी रिटायरमेंट के लिए सूटेबल है। बस ये नाम इस तरीके से दिया गया होता है कि हमें लगता है कि ये फंड हमारे पर्टिकुलर गोल के लिए सही होगा, लेकिन ये सही नहीं होता है। जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं वो एक प्रकार के बैलेंस्ड फंड्स होते हैं। इनमें कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला जाता है, कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला जाता है, और इनका ड्रॉबैक ये होता है कि कई सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में 5-5 साल तक का लॉक इन भी होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। द थर्ड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स। आपने अक्सर सुना होगा, राइट? टेक्नोलॉजी फंड, फार्मा फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एफएमसीजी फंड, बिजनेस साइकिल फंड। तो दोस्तों इन कैटेगरी के फंड्स में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे डालिए जो थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा है, जैसे उस एक फ्लेक्सी कैप फंड है या एक मल्टी कैप फंड है जहां पर इन्वेस्टर के पैसे हर सेक्टर में डिवाइड होके इन्वेस्ट हो रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया। लेकिन दूसरा फंड है जो सिर्फ फार्मा में ही अपने पैसे लगाएगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में अपना पैसा कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, राइट? तो इसी तरीके से जब आप फार्मा, एफएमसीजी, आईटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट होता है जो कि साइक्लिक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पैंडेमिक के समय पे अगर आईटी ने या फार्मा ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया तो आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद भी आईटी या फार्मा ही परफॉर्म करेगा। चांसेस है कि एफएमसीजी और बैंकिंग में स्कोप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने अपने पैसे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाए हैं तो चांसेस है कि बिजनेस साइकिल चेंज होने की वजह से आपका नुकसान फायदे से ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर आप सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड को अवॉइड कर सकते हैं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज फंड्स ऑफ फंड्स। अब ये फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इंडिया का एक फंड है जो बाहर के देश के किसी और फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने पैसे एक फंड मैनेजर को दिए और उस फंड मैनेजर ने स्टॉक्स नहीं खरीदे, लेकिन बाहर विदेश के किसी और फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। या एक और अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने अपने पैसे किसी फंड मैनेजर को दे दिए और उस फंड मैनेजर ने आपके पैसे किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। इसे हम कह सकते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। अब ये फंड्स ऑफ फंड्स के ड्रॉबैक क्या है? इसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वही फंड किसी और में भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इस कैटेगरी के फंड को भी आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्मॉल कैप फंड। अब मैं स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहा हूं? अक्सर मैंने देखा है हमारे क्लाइंट्स भी जिन्हें हम कंसल्ट करते हैं वो अक्सर पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं और उन्हें स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा रिटर्न दिख जाते हैं और वो रैंडमली बिना रिस्क समझे अपने पैसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो फर्स्ट 250 स्टॉक्स की जो कैटेगरी होती है उसके नीचे की जो कैटेगरी होती है उसे स्मॉल कैप में जो है माना जाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में उन स्टॉक्स को कंसीडर किया जाता है। इन शॉर्ट, जिस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है उन्हें माना जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। अब ऐसी कंपनीज में लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मैं लिक्विडिटी से मेरा क्या मतलब है? क्योंकि ये कंपनी छोटी होती है, इनका ऑलरेडी मार्केट कैप बहुत कम होता है, तो इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। जब कोई खराब समय आता है तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए इन स्टॉक्स को बेचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी को अवॉइड करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी को भी अवॉइड कर सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी लॉन्ग टर्म डेट फंड्स। इसका आपको कुछ एग्जांपल दूं तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स या मे बी यू कैन से गिल्ड फंड्स। अब अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए, तो आप इसको डेट फंड में इन्वेस्ट करना पसंद क्यों करोगे? आप इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल के इस पर ज्यादा ग्रोथ भी तो अचीव कर सकते हो।
तो ऐसे में गिल्ट फंड हो गया या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हो गया, आप इसे इजीली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो लो क्वालिटी के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें डिफॉल्ट रिस्क भी कुछ हद तक बढ़ जाता है, तो आप ऐसे फंड्स को भी अवॉइड कर सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिविडेंड यील्ड फंड। अब ये क्या होता है? ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो आपके पैसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जहां पर डिविडेंड ज्यादा होता है। बट अगेन ये इन्वेस्टर के किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इन डिविडेंड्स की वजह से जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन एनएवी तो वैसे भी बढ़ेगी अगर आप किसी मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप में अपने पैसे डालोगे तो ऐसे में डिविडेंड फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करता है, तो आप इस कैटेगरी को भी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज न्यू फंड ऑफर। अगेन अगर मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, आप किसी ऐसे फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करो जिसका हमारे पास पिछले 10 साल का 5 साल का डेटा अवेलेबल है, और वही आप किसी ऐसे फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करो जहां पर हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है, जो अभी अभी नया फंड लॉन्च हुआ है, और जस्ट बिकॉज ये नया फंड है तो आप सडनली टीवी में इसकी एड्स देखोगे, यूट्यूब पर आप इसकी एड्स देखोगे, तो ऐसे में न्यू फंड ऑफर को भी अवॉइड किया जा सकता है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लार्ज कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सेबी के हिसाब से लार्ज कैप फंड्स को 80% ऑफ देयर मनी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं। अब ऐसे में जब आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में अपने पैसे डालते हो तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर की फी लग जाती है। तो अगर आपको लार्ज कैप फंड में ही पैसे डालने हैं, सो द ETF एंड द इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट ऑल्टरनेट टू द लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड्स। तो ये भी एक कैटेगरी, एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स भी फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ कैटेगरीज जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए और लॉन्ग टर्म सोच के ही अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगेन अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू।